जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। यह जो सीरीज आपका चल रहा है PYQ का, इसका 18वां क्लास आज हम लोग देखने वाले हैं। इसके पीछे जितनी भी क्लासेज हुई है उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के पीछे के सभी क्लासेज को आप देख सकते हैं। सभी क्लासेज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो आपको करवाए जा रहे हैं और खासतौर से वैसे क्वेश्चंस इस सीरीज के अंदर शामिल किए गए हैं जिनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो सभी वीडियोस को अच्छे तरीके से देखिएगा। साथ ही साथ इसका जो PDF है वह भी आपको देखने को मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो सभी लोग मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। बोला क्या गया है यहाँ पे देखिए, बोला यह गया है कि 3x² - 6x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति कैसी है। हमें क्या बताना है यहाँ पे, इसके मूलों की प्रकृति। मूल किसको बोलते हैं? जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो x का 2 वैल्यू आता है, जिसमें से एक को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं और दूसरे को बीटा से डिनोट करते हैं। तो हमें इसी की प्रकृति बताना, इसी का नेचर बताना है कि किस तरीके का मान अल्फा और बीटा का आएगा। तो मूलों की प्रकृति जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो डिपेंड करता है डी के मान पर, यानी डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग विविध कर बोलते हैं। और डी का मान कैसे निकालते हैं, तो डी बराबर आपको अच्छे से पता होगा b² - 4ac होता है। तो जब भी हम लोगों से मूलों की प्रकृति पूछा जाए या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, अगर कोई द्विघात समीकरण है तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार उसका 2 ही सॉल्यूशन आए। उसके 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसके 1 सॉल्यूशन हो सकते हैं, या फिर उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ऐसा भी केस बन सकता है। तो यह सब चीज़ किससे पता चलता है? डी के मान से। अब डी का मान कैसे निकालते हैं, तो डी का मान होता है आपका b² - 4ac। अब डी के मान से कैसे पता चलता है, ध्यान से समझिएगा। पहला कंडीशन गौर से देखिएगा, अगर डी का मान जो है वह 0 के बराबर आ गया, क्या आ गया, आप डी का मान निकाले। कैसे डी का मान निकालिएगा? b² - 4ac। आप बोलोगे सर इसमें ABC क्या है? तो किसी भी द्विघात समीकरण में जो x² के गुना में वैल्यू होता है, x² का जो कोफिशिएंट होता है उसी को हम लोग a से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ a का मान है 3, जो x के गुना में वैल्यू होता है उसको b से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ देखिए b का मान हो गया -6, और जो कांस्टेंट बचता है जिसके साथ XYZ नहीं लगा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग C बोलते हैं। तो C का मान यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप D का मान निकाल सकते हैं। अगर D का मान 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक इक्वल आ जाएगा, यानी मूल आपका समान हो गया। ठीक है, मूल क्या हो गया, समान हो गया। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मूल हमारा वास्तविक हो जाएगा। वास्तविक कहने का मतलब कि रियल नंबर आएगा। क्या आएगा, इसका मूल वास्तविक आएगा। और इसके अलावा मूल जो इसका होगा वह आपका समान हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से इस बात को समझिएगा। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? अवास्तविक आप समझ लीजिए, केवल रूट के भीतर वैसा नंबर जो नेगेटिव चिन्ह के साथ है इसको हम लोग बोलते हैं अवास्तविक संख्या। इसके अलावा जो भी नंबर बचता है वो आपका वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे d बराबर अगर 0 है तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसका d बराबर 0 है उसका सॉल्यूशन जो है वह कभी भी इस प्रकार का नहीं आएगा, अवास्तविक नहीं आएगा। कैसा आएगा? वास्तविक आएगा। और साथ ही साथ जो सॉल्यूशंस उसके निकल के आएंगे, अल्फा और बीटा का जो वैल्यू निकल के आएगा वह समान होगा। और अगर हलों की संख्या पूछा जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक हल होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। आगे चलिए, दूसरा चीज समझिएगा। यहाँ पे अगर डी का मान जो है वह बड़ा है 0 से, डी का मान क्या आ गया, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा कहने का मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी वैल्यू आए, है ना, पॉजिटिव आए, और डी से 0 से बड़ा हो जाएगा। तो अगर 0 से बड़ा आया, इसका मतलब एक बार फिर से इसका जो मूल होगा वह क्या होगा, वास्तविक हो जाएगा, यानी इसके मूल निकलेंगे। और साथ ही असमान होगा, कहने का मतलब अल्फा और बीटा का डिफरेंट वैल्यू आएगा। ठीक है, और डिफरेंट वैल्यू है, इसका मतलब इसके सॉल्यूशंस का संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर डी का मान छोटा हो जाए 0 से, 0 से छोटा होने का मतलब नेगेटिव, उस केस में इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी इसका सॉल्यूशन जो है वह नहीं निकल पाएगा। मूल की प्रकृति क्या हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन, आपका कोई भी वास्तविक सॉल्यूशन इसका निकल के सामने नहीं आएगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में बार बार देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे मूलों की प्रकृति पूछा जाए या हलों की संख्या, मूलों की संख्या अगर पूछा जाता है तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 ही मूल होता है, अल्फा और बीटा। समझ पा रहे हैं, अल्फा और बीटा। लेकिन हलों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो हलों की संख्या जो है वह 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और कोई भी हल नहीं हो सकता है ना। यह तीनों केस आपका पॉसिबल है। ठीक है,
अब इस इक्वेशन पे आते हैं। देखिए हमें इसकी प्रकृति पता करना है तो हम क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। तो आइए डी का मान निकालते हैं। डी क्या होता है, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान बताइए क्या है, -6। तो -6 का स्क्वायर हो गया 36 और -4ac। तो 4 गुने ए के जगह 3 तो 4 तिया 12 और सी के जगह 5 तो 12 पंचे 60। 36 माइनस 60 कितना आ गया, -24। आप यहाँ पे देख के बताइए कि जो डी का वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है। तो डी का वैल्यू अगर नेगेटिव है, डी का वैल्यू अगर छोटा है 0 से, इसका मतलब है इसका कोई भी वास्तविक हल नहीं निकलेगा। यानी हमारा आंसर क्या होगा, कोई वास्तविक मूल्य इसका नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन आपका यहाँ निकल के सामने नहीं आएगा। हलों की संख्या पूछा जाए तो कोई हल यहाँ पे नहीं निकलेगा। कब, जब डी का मान छोटा होगा 0 से। ठीक है, आगे चलिए अगले क्वेश्चन में। यहां देखिए क्या बोला है, बोला यह गया है कि उस द्विघात समीकरण का चयन कीजिए जिसका एक मूल 1/2 माइनस √2 है। तो जब भी इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल दे, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, एक मूल कहने का मतलब अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है 1/2 माइनस √2। तो हम इसका कर लेते हैं परिमेयकरण। और परिमेयकरण करने का तरीका क्या होता है कि नीचे वाले वैल्यू को ऊपर ले जाइए। तो 2 माइनस √2 है, ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 प्लस √2, और जिसको नीचे से ऊपर ले गए हैं बट्टा में, उसी के वर्गों का अंतर लिखिए। तो 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। हम क्या किए हैं, हम किए हैं इसका परिमेयकरण। परिमेयकरण करने का तरीका होता है, एक तो तरीका होता है कि इसके कंजुगेट से यानी नीचे वाला का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। और शॉर्टकट तरीका क्या होता है कि जो नीचे वैल्यू दिख रहा है उसको ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज होगा, और नीचे में लिखना है इसके दोनों के, यानी जिसको नीचे से ऊपर ले गए हैं उसके दोनों के वर्गों का अंतर। तो अल्फा का मान इतना आ गया। अब जब भी अल्फा का मान इस फॉर्म में दे तो आपको क्या करना है कि जो बीटा का मान होगा वह बस इसके बीच का चिन्ह बदल लेना है। तो 2 प्लस √2 है तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस √2 करेंगे। नीचे में जो वैल्यू है वह तो आपका रहेगा ही। तो अल्फा का मान यहाँ पे दे रखा था, बीटा का मान क्लियर हो गया। समझ पा रहे हैं, केवल क्या करना है, बीच का चिन्ह बदल देना है, वही आपका बीटा का मान हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या बनाना है, हमें वह इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, गौर से देखिएगा। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना होगा तो हम सबसे पहले लिखते हैं x² माइनस क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं मूलों का योगफल। तो एक मूल अल्फा, दूसरा मूल बीटा होता है, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, और इसके गुना में रखते हैं x, और प्लस आगे क्या लिखते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा, और इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा आप करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका फॉर्म हो जाता है। कब, जब आपके पास दोनों मूल हो, अल्फा और बीटा का मान हो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं x², फिर माइनस मूलों का योगफल इंटू x, प्लस क्या लिखते हैं, मूलों का गुणनफल। अब यहाँ पे आइए, x² में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लिख दिए माइनस। आप बताइए मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखो यही तो अल्फा है ना, यह अल्फा का मान है, यह बीटा का मान है। अगर हम इसमें इस वैल्यू को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ भी नीचे में 2 है, यहाँ भी नीचे में 2 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा। जब एलसीएम 2 होगा तो ऊपर वाले वैल्यू को जोड़ेंगे ना, क्योंकि यहाँ भी नीचे 2 है, यहाँ भी नीचे 2 है, तो एलसीएम 2 होगा तो ऊपर वाला वैल्यू जुटेगा। तो 2 और 2 4, और प्लस √2 माइनस √2 कैंसिल, यानी ऊपर में हो जाएगा 4, 4/2 यानी कितना 2। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 2 गुना x है तो x लगा दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमें क्या करना है, इस दोनों वैल्यू को आपस में गुना करना है। तो इस दोनों वैल्यू को जब आप आपस में गुना करिएगा, कहने का मतलब है कि 2 प्लस √2, नीचे में क्या है 2, और इसमें गुना करिएगा 2 माइनस √2, और नीचे में क्या है 2, तो क्या होगा, देखिए 2 और 2 नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे तो 4 हो जाएगा, और ऊपर में फॉर्म क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब आप इस दोनों को गुना करिएगा तो फॉर्म है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a² 2 का स्क्वायर 4 माइनस b² √2 का स्क्वायर 2, 4 माइनस 2 कितना 2, 2/4 यानी कि 1/2। तो मूलों का गुणनफल कितना आ गया आपका 1/2 इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, 0 कर लेना है। अब गौर से देखिएगा कि अगर कहीं भी फ्रैक्शन बन रहा हो तो उस फ्रैक्शन को आपको हटाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बराबर के दोनों तरफ समान अंक से गुणा करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो 2 हटाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो सब में कर लीजिए। तो 2 से x² में गुणा करिएगा 2x² माइनस 2x में 2 से गुणा करिएगा 4x, और प्लस 1/2 में 2 से गुणा करिएगा तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यही आपका इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो गया, 2x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। विकल्प डी इस क्वेश्चन का आपका क्या है, सही आंसर हो गया।
तो पीछे के क्लास में भी कई क्वेश्चन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किए थे, आज भी 2 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। हर टाइप का क्वेश्चन जो है वह बारी बारी से आपके सामने आते रहता है, यही आपका जो पीवाई की सीरीज चल रहा है इसका बेनिफिट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, यहाँ हमें क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है। तो जब डाटा इस तरीके से दे तो माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य निकालने का हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है आपका, हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं सिग्मा एफ एक्स और बट्टा सिग्मा एफ। इससे हम लोग क्या किसको दर्शाते हैं, सम को दर्शाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एफ एक्स मतलब एफ और एक्स के वैल्यू को आपस में गुना करिए, तो 3 गुने 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, 2 गुने 3 कितना होगा 6 हो जाएगा, 10 गुने 4 कितना हो जाएगा 40, 4 गुने 2 कितना होगा 8 हो जाएगा, और 6 गुने 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यह वैल्यू किसका आया, एफ गुने एक्स, यानी एफ एक्स का वैल्यू आप निकालें। एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू यही हो जाएगा। अब यहाँ सिग्मा एफ एक्स दिया है, यानी कि एफ एक्स के वैल्यू को आपस में जोड़िए, तो जोड़िए 15 6 21, 21 40 61, 61 और 8 69, 69 और 30 99, यानी सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया 99, और बट्टा सिग्मा एफ यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको जोड़िए 5 3 8 4 12 2 14 और 6 20, नीचे में कितना आ गया 20, 99 बट्टा 20 करिए, 20 चौके 80, 4 क्या बचेगा हमारे पास 19 पॉइंट देंगे 190, 20 नमा 180, 10 बचेगा 20 पंचे 100, 4.95, विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी डाटा आपका इस फॉर्म में दे, है ना, इस फॉर्म में अगर टेबल के फॉर्म में अगर आपका डाटा दे रखा है और वहाँ पे अगर आपको माध्य निकालना पड़े, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स और एफ को गुना करेंगे, यानी एफ एक्स का मान निकालेंगे, और उसके बाद सिग्मा एफ एक्स बट्टा क्या करना है सिग्मा एफ करना है। सिग्मा कहने का मतलब इसको हमें प्लस कर देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और आगे चल के जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इसमें क्या है कि इसी फॉर्म में आपका माध्यिका भी निकालेंगे और माध्य भी निकालेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन में आते हैं, गौर से देखिएगा। यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, इसको जरा गौर से देखिएगा। हम इस पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं, 1 के लिए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसके बदले में 1 लिख सकते हैं, तो 1 के बदले में इतना भी तो लिखा जा सकता है, तो इसमें जहाँ 1 दिखा ना वहाँ पे हम इतना लिख दिए, बस समझना है इसको। आगे माइनस है तो माइनस, और माइनस के बाद क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा। अब गौर से देखिएगा तो पता चलेगा यह क्या हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो दरअसल यह वाला क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का रूट करिएगा तो क्या बचेगा आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका वैल्यू आया, ठीक है। आगे बीच में प्लस है तो प्लस, और जब इसका मान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आया है तो यहाँ प्लस है तो क्या मान आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सीधी सी बात है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और नीचे में क्या है आपका, नीचे में है आपका 2 इंटू टेन थीटा, इसको लिख दीजिए 2 इंटू टेन थीटा। आइए अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल होगा, साइन थीटा में साइन थीटा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा, और नीचे देख लीजिए क्या है आपके पास 2 इंटू टेन थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो साइन थीटा नीचे में कॉस थीटा ना लिख करके कहाँ लिखेंगे, अब कॉस थीटा ऊपर में लिखेंगे। भाई टेन थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, तो बट्टा के नीचे बट्टा है तो ऊपर ही जाएगा ना। अब इससे यह वाला कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास कॉस थीटा थीटा, तो आपके क्वेश्चन का यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा कॉस थीटा। बस कुछ बातों को यहाँ पे समझना है, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना है और फटाफट से अपने क्वेश्चन का आंसर हमें निकालना है। बेसिक सॉल्यूशन में जाइएगा, सॉल्यूशन करते रह जाइएगा, फंसे हुए रह जाइएगा। देखिए 1 के जगह क्या लिखे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ रूट है तो होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे 1 की जगह, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस एक जगह माइनस में एक जगह प्लस में हटा दिए। इस तरीके से हम लोग अपना आंसर यहाँ पे निकाल लिए। आगे चलिए
अब यहाँ क्या है देखिए, बोला है पी और क्यू की वर्तमान आयु में 7:5 का अनुपात। देखिए पी और क्यू के वर्तमान आयु का यहाँ पे रेशियो दे रखा है। पी और क्यू के वर्तमान आयु में क्या रेशियो है, 7:5 का। ठीक है, आगे क्या बोला है, 5 साल पहले पी की आयु और 5 साल बाद क्यू की आयु में 1:1 का अनुपात। 5 साल पहले पी की आयु, अब गौर से समझिएगा, हम ऐसा करते हैं, अनुपात का मतलब बट्टा होता है ना, तो दोनों में हम x लगाते हैं। अब बोलिएगा दोनों में x क्यों लगाएं? भाई अनुपात जो होता है वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। यह पहले कितना गुना था हमें तो नहीं पता है ना, कट के साथ 5 आया है। हो सकता है कि पहले 10 गुना रहा होगा, या हो सकता है कि पहले 2 गुना रहा होगा। आप इसको भी काट के देखिए 7-5 आ जाएगा, इसको भी काट के देखिए 7-5 आ जाएगा। तो अनुपात सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, कट कटा के वैल्यू इतना आया है, तो पहले कितना गुना था हमें नहीं मालूम, तो हम मान लेते हैं कि पहले x गुना था, तो दोनों में x लगा लिए। क्लियर? अब क्या बोला है कि 5 साल पहले पी की आयु, तो पी का आयु तो अभी इतना है, 5 साल पहले पी का आयु कितना होगा, 7x - 5। ठीक है, और आगे बोला है 5 वर्ष बाद क्यू की आयु। क्यू की आयु कितना वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, यानी 5x + 5, 5 साल बाद क्यू की आयु यही होगा। में क्या अनुपात है, 1:1। 1:1 कहने का मतलब बराबर, 1:1 कहने का मतलब बराबर। हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, 5 साल पहले पी की आयु बटा 5 साल बाद क्यू की आयु में क्या अनुपात था, 1:1, यानी 1/1। तो सेम ही चीज़ तो आएगा। तो जब 1:1 दे रखा हो तब तो हम बराबर कर सकते हैं। 1:1 का मतलब कि दोनों वैल्यू क्या है हमारा, इक्वल है। आगे चलिए, अब इसको सोल्व करिए। देखिए 5x इधर आके 7x में से घटेगा तो 2x बचेगा, और बराबर -5 इधर आके 5 में जुटेगा तो 10। 2 से काटिए, 2 पंचे 10। x का मान कितना आ गया आपका, x का मान यहाँ पे आ गया 5। अब अगर x का मान 5 है तो p का एज बताइए कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35 वर्ष, और q का एज बताइए क्या होगा, 5 25 वर्ष। जब x का मान 5 है तो x का मान रखिएगा, तो दोनों जगह रखने पर p और q का एज निकल जाएगा। हमें बताना है 5 साल बाद p की आयु, तो P का अभी आयु है 35 साल, 5 साल बाद P का आयु कितना हो जाएगा, 40 साल। और 5 साल पहले Q की आयु, तो Q का आयु 25 है, 5 साल पहले क्या हो जाएगा, 20 साल। इसी का अनुपात बताना है, यानी हमारा आंसर जो होगा वह यही वाला हो जाएगा। अब अगर यहाँ वैल्यू कटने वाला है तब तो इसको काटना पड़ेगा, तो काट लीजिए। 20 से दोनों वैल्यू कटेगा, 20 दूना 40 और 20 से कम 20, 2:1 आंसर। क्या निकालना था, 5 साल बाद P की आयु, तो P का वर्तमान आयु 35 है, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 40। और 5 साल पहले Q की आयु, तो Q की आयु कितना है, 25, 5 साल पहले कितना हो जाएगा, 20। इसी का रेशियो निकालना था, रेशियो यहाँ पे निकाल दिए। आगे सवाल नंबर 6 में आइए। बोला है x + 1/x का मान 42 है, तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। पहले भी ऐसा क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, डाटा थोड़ा बड़ा है। x + 1/x का मान क्या है, 42 है ना। और हमें क्या बताना है, x³ + 1/x³ का मान। तो जब भी x + 1/x का मान दे करके और x³ + 1/x³ का मान पूछता है, तो हम क्या करते हैं कि x + 1/x का जो भी मान है ना, पहले इसका हम लोग कर लेते हैं क्यूब। क्यूब क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पावर 1 है, पावर 1 से 3 में जाना है तो क्यूब करना है। और फिर इसी वैल्यू को कर लेते हैं तिगुना, यानी कि 3 गुना 42, और प्लस वाले में बीच में रहता है माइनस। इसी को सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 42 का क्यूब करना पड़ेगा, और फिर इसमें से 42 का तिगुना घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट का सहारा लेंगे। इकाई अंक सिर्फ निकालिए, तो देखिए 2 का क्यूब करिएगा, इकाई अंक क्या मिलेगा, 8। इसका चाहे मान जो भी आए, इकाई अंक तो 8 ही होगा ना। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 है, उसका क्यूब करके देख लीजिए, उसके लास्ट में 8 ही आएगा। और यहाँ देखिए इसका इकाई अंक निकालिए, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। और इसमें माइनस है तो माइनस, 8 और 6 में कितना का अंतर, 2 का अंतर, यानी हमारा आंसर वही होगा जिसके लास्ट में 2 होगा। और ऐसा विकल्प बी में है, तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से एग्जाम में अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना होता है। आगे चलिए, यहाँ देखिए आंकड़ों के निम्न समुच्चय के लिए परास बट्टा माध्यिका, परास यानी कि रेंज और माध्यिका यानी कि मीडियन। तो हमें रेंज बाई मीडियन निकालना है। रेंज कैसे निकालते हैं, देखिए रेंज निकालने के लिए जो सबसे बड़ा नंबर होगा इन आंकड़ों में, उसमें से सबसे छोटे नंबर को घटाते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर 194, सबसे छोटा 98। तो रेंज यानी कि परास क्या हो जाएगा आपका, परास जो है वो आपका हो जाएगा
94 माइनस 98, 194 में से 98 घटाइए, कितना आ जाएगा आपका 96 आ जाएगा। और फिर हमें क्या निकालना है, इसका माध्यिका यानी कि मीडियन। आइए इसका मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालने के लिए क्या करना होता है, इन नंबरों को सजाना होता है आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। आरोही और अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो बीच का नंबर होता है वही मीडियन। तो सजाइए, सबसे छोटा नंबर कौन है 98, तो सबसे पहले लिखिए 98, 98 के बाद 108, तो फिर हम 108 लिखे। उसके बाद देख लीजिए 98 लिख लिए हैं, 108, अब 122 तो 122 लिखेंगे। 122 के बाद क्या है आपका, 122 के बाद 134 तो 134 आएगा। फिर आपका 156 है तो 156 लिखिए, और उसके बाद 194 है तो 194 लिखिए। सभी 6 नंबर यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक है। सभी 6 नंबर को किस फॉर्म में लिख दिए हैं, सभी 6 नंबर को यहाँ पे हम आरोही क्रम में लिख दिए। आप चाहे तो इसको अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। तो आरोही या अवरोही क्रम में इसको सजा लीजिए। सजाने के बाद बीच का नंबर खोजिए। तो देखिए 6 नंबर है ना, तो बीच में 2 नंबर होगा, यही दोनों। जब भी नंबर ऑफ डाटा जो है वो इवन रहता है, उस केस में बीच में दो नंबर आता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है तो बीच में 2 संख्या आएगा। 7 संख्या होगा तो बीच में सिर्फ 1 संख्या आएगा। 8 संख्या तो बीच में 2 संख्या, 9 संख्या तो बीच में सिर्फ 1 संख्या आएगा। तो जो बीच वाला संख्या होता है वही वही माध्यिका होता है। और अगर बीच में 2 नंबर आ जाए उस केस में माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों नंबर को जोड़ करके 2 से भाग, तो 122 प्लस 134 बट्टा 2, 256 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अब हमारा आंसर क्या होगा, तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है, ऊपर में लिखना है परास, तो कितना हो जाएगा 96, और नीचे में माध्यिका यानी 128। काटे इसको, 32 से कटेगा, 32 तिरिक 96, और 32 से काटेंगे तो 32 चौके 128, यानी 3/4 आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 3/4 विकल्प बी। माध्यिका कैसे निकालेंगे, संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो बीच का नंबर होगा वही माध्यिका होता है। बीच में 2 नंबर आ जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग। और परास कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम जो वैल्यू होगा उसमें से जो सबसे छोटा वाला मान होगा उसको घटा करके। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो आप इसमें देख लीजिएगा कि कौन सा अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज हुआ है। तो यहाँ पे गौर से एक बात समझिएगा, अगर आपसे हम कहे कि a³ बट्टा b³ में, a³ बट्टा b³ में अगर हम भाग कर दे किससे, a² माइनस ab प्लस b² से, ऐसे अगर भाग कर दे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, a प्लस b बचेगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस b इंटू a² माइनस AB प्लस b²। यह चीज़ आपको पता होना चाहिए। यह होता है a³ प्लस b³ के लिए। और नीचे में हमारे पास अगर a² माइनस AB प्लस b² है तो क्या होगा आपका, इससे यह वैल्यू कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, a प्लस b ही बचेगा। तो हमें इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होता है कि a³ प्लस b³ में अगर हम a² माइनस AB प्लस b² से भाग कर दे तो क्या बचेगा हमारे पास, a प्लस b बचेगा। कारण समझ में आ गया। दूसरा, अगर हम आपसे कहे कि a³ माइनस b³ में हम किससे भाग कर दे, अगर हम भाग कर दे a² प्लस AB प्लस b², जो कि क्वेश्चन में रहता ही है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a माइनस b बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप बताइए, गौर से देखिए 428 को 3 बार गुना किया गया है, तो इस और 2 ही नंबर, एक तो 428 और दूसरा 348, तो एक को हम a मानते हैं दूसरा को b मानते हैं। तो देखिए a गुने a³ हो गया, प्लस b गुना b b³ हो गया। तो a³ प्लस b³ में इसको a माने हैं तो a² माइनस AB प्लस b² से भाग किया गया है, तो क्या बचेगा हमारा आंसर, a प्लस b। तो a का मान बताइए 428 और b का मान बताइए क्या होगा यहाँ पे 348, दोनों को जोड़ लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 776, यही होगा ना। देखिए 8 8 16 6 हासिल 1 4 2 6 और 1 7 4 3 7 776, विकल्प ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखो एक को ए माने दूसरा को बी माने, 2 ही तो नंबर है 428 348, तो a³ प्लस b³ बट्टा a² माइनस AB प्लस b² है ना। तो a³ प्लस b³ में a² प्लस b², a³ प्लस b³ में a² माइनस AB प्लस b² से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस b। तो सिर्फ हमें इन दोनों वैल्यू को आपस में जोड़ लेना था। सवाल नंबर 9 में आइए, यहाँ देखिए क्या है, बोला है एक त्रिभुज की भुजाएं 4 6 8 के अनुपात में है, 4:6:8 के अनुपात में है, ठीक है। एक त्रिभुज का भुजा,
हमें यह पहचान करके बताना है कि यह त्रिभुज किस तरीके का है। आप बताइए, क्या समद्विबाहु त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। समद्विबाहु त्रिभुज तब होता जब कोई दो भुजा बराबर होता। कोई दो भुजा यहाँ पे बराबर नहीं है, तीनों भुजा अलग, अनुपात अलग है तो तीनों का मान अलग अलग आएगा, तो यह तो नहीं होगा। अब इस तीनों में से पता करना है कि कौन है। एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। तो समबाहु कब होगा? समबाहु तब होगा जब तीनों भुजा बराबर। समद्विबाहु तब होगा जब कोई दो भुजा बराबर। और विषमबाहु तब होगा जब तीनों भुजा असमान। लेकिन यहाँ विषमबाहु नहीं पूछा है, ठीक है। चलिए, तो भुजा के आधार पर तो पहचानना बहुत आसान है। तीनों नंबर अगर अलग अलग है इसका मतलब विषमबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजा का माप समान है यानी कि समबाहु हो जाएगा, और कोई दो समान है इसका मतलब समद्विबाहु हो जाएगा। एंगल के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया, समकोण, न्यूनकोण, अधिक कोण। समकोण के केस में क्या होगा? समकोण के केस में क्या होगा कि दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, मान लेते हैं कि दोनों छोटी भुजा में से एक जो है ए है, दूसरा बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। अगर ऐसा है तो जो आपका ट्रायंगल है वह क्या है? वह आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। समझ पा रहे हैं? क्या है आपका? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का पहचान भुजाओं से कैसे करेंगे? एंगल से तो पहचान ही लीजिएगा, भुजा से कैसे पहचान करेंगे? तो अगर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है तो समकोण त्रिभुज होगा। इसी को पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, लेकिन अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान है वह बड़ा है किससे? सी स्क्वायर से। ऐसा अगर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान अगर सी स्क्वायर से बड़ा है, उस केस में जो त्रिभुज होगा वह क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। क्या होगा आपका? न्यून कोण त्रिभुज होगा, ठीक है, बड़ा रहने पर। और तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे कुछ ऐसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान अगर छोटा है किससे? सी स्क्वायर से। एक कंडीशन और इसमें चेक कर सकते हैं, सी स्क्वायर बाई 2 भी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर 2 भी जो होगा वो आपका बड़ा होगा किससे? इससे। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो यह क्या होगा? यह आपका अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, है ना। क्या होगा? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज आपका यहाँ पे हो जाएगा। गौर से इस तीनों कंडीशन को यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है, तीनों ही कंडीशन को आप गौर से यहाँ पे देख लीजिए। सी स्क्वायर बाई यहाँ पे ग्रेटर कर दिए है ना, लेस कर लेते हैं, ऐसे ही था। अब इस तीनों कंडीशन को यहाँ पे आपको क्या करना है? अच्छे से देख लेना है। अब गौर से समझिएगा, अगर इसमें से कोई कंडीशन याद ना हो, यह वाला तो आपको याद रहेगा ही, समकोण का है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन सी स्क्वायर है तो न्यूनकोण होगा। और अगर आपका समकोण नहीं है, न्यूनकोण नहीं है, तो तीसरा कंडीशन आपका किसका लागू होता है? अधिक कोण का। तो हम क्या करेंगे? समकोण पहले चेक करेंगे, फिर न्यूनकोण चेक करेंगे। अगर यह दोनों नहीं है तो फिर आपका न्यूनकोण हो अधिक कोण हो जाएगा। तो चेक करिए क्या समकोण होगा। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 6 का स्क्वायर कितना? 36 और 8 का स्क्वायर कितना? 64। तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 16 और 36। 16 और 36 देख लीजिए 52 आ रहा है, तो 52 और इधर 64 है। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन क्या हो रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है क्या हो रहा है आपका? लेस देन हो रहा है सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। भाई कंफ्यूज नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर हो रहा है सी स्क्वायर से तब तो न्यूनकोण होगा, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस हो रहा है सी स्क्वायर से तो अधिक कोण होगा, बराबर हो रहा है तो समकोण होगा। बस आगे बोला, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यह क्वेश्चन है। एक्स अक्ष पे y 0 हो जाता है, तो इसमें देखिए y 0 किस में है? जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना तो पहले x का मान और बाद में y का मान लिखते हैं। तो क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पे है जिसमें y का मान 0 यानी बाद वाला 0। तो बाद वाला 0 किस विकल्प में है? विकल्प बी में, तो विकल्प बी हमारा आंसर होगा। अगर हम आपसे पूछे कि यह किस अक्ष पे होगा तो यह आपका y अक्ष पे होगा, क्योंकि y अक्ष पे x क्या होता है? 0। x अक्ष पे x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x क्या होता है? 0 होता है। तो बोला है कौन सा x अक्ष पे है जिसमें y 0 होगा। आगे
दो क्वेश्चन हम लोग प्रतिबिंब से देखेंगे। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। यहाँ कोऑर्डिनेट दे रखा है 5, 4 का एक्स अक्ष पे प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे इमेज ज्ञात करना है, छाया ज्ञात करना है। किस अक्ष पे? एक्स अक्ष पे। तो जिस अक्ष पे छाया ज्ञात करना हो ना, जैसे एक्स अक्ष पे ज्ञात करना हो तो एक्स के मान को वैसे ही छोड़ दीजिए, 5 को वैसे ही रहने दीजिए और वाई का चिन्ह बदल दीजिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 - 4। क्या होगा? 5 - 4, विकल्प बी आंसर। अगर एक्स अक्ष पे प्रतिबिंब पूछे तो एक्स को छोड़ करके वाई का चिन्ह बदल दीजिए। अगर वाई अक्ष पे प्रतिबिंब पूछे, वाई को छोड़ करके एक्स का चिन्ह बदल दीजिए। और अगर सीधे पूछे कि सीधे प्रतिबिंब कोई एक्सिस क्या बोलते कोऑर्डिनेट दे करके पूछे तो फिर दोनों का चिन्ह हम लोग यहाँ पे बदल देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आइए, देखिए क्या बोला है, वाई अक्ष पे प्रतिबिंब बताइए। यहाँ जो कोऑर्डिनेट दे रखा है उसका वाई अक्ष पे, तो हम क्या करेंगे? y को छोड़ दीजिए, x का चिन्ह बदलिए। तो x प्लस में है तो x को माइनस में कर दीजिए और y का जो चिन्ह है वैसे ही रहने दीजिए, यानी कि -5 और 4। यह आपका क्या होगा? 5, 4 का y एक्सिस पे प्रतिबिंब। y एक्सिस पे प्रतिबिंब पूछेगा, y को छोड़िए, x का चिन्ह बदलिए। x एक्सिस पे पूछेगा, क्या करेंगे हम? x को छोड़ेंगे, y का चिन्ह बदलेंगे और ओरिजिन पूछेगा तो दोनों का हम चिन्ह बदल देंगे। अगला सवाल देखिए, एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन कोण। एक इमारत के शीर्ष से, तो चलिए यह आपका इमारत हो गया। इमारत इसमें छोटा होगा और आपका टावर जो है वह बड़ा होगा। आप बोलोगे सर यह बात कैसे पता चला आपको कि इमारत छोटा होगा और टावर बड़ा होगा? बोला क्या है क्वेश्चन में कि एक इमारत के शीर्ष से टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण तभी बनता है जब हम लोग नीचे से ऊपर देखते हैं। तो नीचे से ऊपर देखते हैं तो यहाँ बोला है कि इमारत के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण बन रहा है। इसका मतलब कि इमारत के शीर्ष से ऊपर टावर का शीर्ष होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको हम बराबर कर देते। इस प्रकार से पैरेलल लाइन जो है हम लोग अपने मन से खींच दिए। अब यह इमारत का शीर्ष हो गया, इससे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री बोला है? 60 डिग्री। तो यह वैल्यू हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, और बोला है कि इमारत से शीर्ष से ही टावर के पाद का यानी तल का अवनमन कोण हमेशा इसी पॉइंट पे आप बनाइएगा, चाहे कहीं भी बोले। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला है इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है। यही तो इमारत है ना, इसका ऊंचाई कितना मीटर है? 5 मीटर है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ऊंचाई 5 मीटर है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई अगर हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो हमें ए बी का मान बताना है। ठीक है, हमें क्या बताना है? हमें ए बी का मान इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? ए बी का मान बताना है। यहाँ से ही हम लोग यह a हो गया, यह हमारा b हो गया। ठीक है, यह c हो गया, यह हमारा d हो गया और इसको हम लोग e मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें बताना है टावर की ऊंचाई यानी सी से लेकर के ई तक का मान। क्लियर? एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बस एक छोटा सा चीज आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का √3 गुना 60 डिग्री के सामने की भुजा होता है। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का कितना गुना? √3 गुना 60 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है। और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा में √3 से भाग करेंगे तो 30 डिग्री के सामने की भुजा निकलेगा। यानी 30 से 60 में जाना होगा तो √3 से गुना और 60 से 30 में आना होगा तो √3 से भाग। अब चलिए हमें क्या पता है? हमें इस त्रिभुज की अगर बात करें, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो इसमें 30 डिग्री के सामने की भुजा पता है। अच्छा बताइए, किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में यह 90 है, यह 30 है, तो यहाँ पे कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। भाई यह तो बाई डिफॉल्ट है ना, यह कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। यह 30 है तो यह 60 होगा। तो 30 के सामने वाली भुजा है 5, तो 60 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? 5√3 हो जाएगा। √3 गुना होता है ना, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप जो भी होगा उसका √3 गुना 60 डिग्री के सामने की भुजा। अब 5√3 अगर मान BC का है तो यह भी कितना होगा? AD भी कितना होगा? 5√3 ही होगा। दोनों पैरेलल है, सामने है, इसलिए इस ट्रायंगल में आइए, यह अगर 60 है तो यह कितना होगा? यह आपका 30 डिग्री होगा। अब इस ट्रायंगल में देखिए, त्रिभुज ADE में देखिए, 30 डिग्री के सामने का भुजा पता है 5√3, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा 5√3 है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा इसका √3 गुना, तो 5√3 में √3 से गुना करेंगे 15 मीटर आपका हो जाएगा। तो D से E तक का माप 15 आ गया और A से B यानी कि यह वाला माप 5 है। आप बता दीजिए टावर का ऊंचाई कितना हो जाएगा? 15 और 5 कितना? 20।
यहाँ से यहाँ तक टावर का ऊंचाई होगा ना, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट तो आपको यूज करना है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश स्तंभ के दो किनारों पर समुद्र में दो जहाज चल रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम प्रकाश स्तंभ बना लिए, यह आपका समुद्र हो गया, समुद्र का किनारा, ठीक है। और प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस है, ठीक है, यह लाइट हाउस है आपका बना हुआ समुद्र में। अब यहाँ से इसके दोनों तरफ दो नाव आपका चल रहा है, दोनों तरफ चल रहा है, बोला है ना दो किनारों पर, तो एक इधर है एक इधर है। अब आगे क्या बोला है, दोनों जहाजों से देखे गए प्रकाश स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण। इस जहाज से देखिए प्रकाश स्तंभ के शीर्ष को देखा गया, तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण बना है वह एक 30 डिग्री है। और जब दूसरे जहाज से इसके शीर्ष को देखा गया तो यहाँ पे उन्नयन कोण कितना डिग्री है आपका, 45 डिग्री है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या बोला है, यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 90 मीटर, लाइट हाउस की ऊंचाई यानी यह जो ब्लू वाला है वही तो लाइट हाउस है, इसका कितना है ऊंचाई, 90 मीटर है। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो एक जहाज हमारा इस पॉइंट पे है और दूसरा जहाज हमारा इस पॉइंट पे है, यही बताना, ए से बी तक की दूरी हमें इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं हम डी। जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा है कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का क्या होता है आपका, √3 गुना 60 डिग्री के सामने की भुजा। तो त्रिभुज ए डी सी को देखिए, यह अगर 30 है तो यह तो 60 डिग्री ही होगा ना, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, यह 90 है, तो बाकी जो दो बचा हुआ का योग तो 90 ही होगा, तो यह 30 है तो यह 60 होगा। तो 30 डिग्री यानी इसके सामने का भुजा 90 है, तो फिर इसके सामने का भुजा √3 गुना यानी 90 √3 हो जाएगा, होगा भाई। 30 डिग्री के सामने 90 है तो 60 के सामने 90 √3। और आगे 45 डिग्री, यहाँ पे देखिए, अब 45 तो यह वाला एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। अगर एक एंगल 45 तो दूसरा भी 45 ही होगा। अब 45 डिग्री है तो 45, दोनों 45 के सामने की भुजा है तो दोनों का माप भी क्या होगा, बराबर। इस 45 के सामने अगर 90 मीटर तो इस 45 के सामने भी 90 मीटर। अब बताइए आप, दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या होगा, 90 √3 प्लस 90, यही तो दोनों जहाज के बीच की दूरी होगा। आप 90 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे √3 बचेगा और प्लस इधर 90 कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा। आंसर आपका यही वाला हो जाएगा, 90 इंटू √3 + 1, 90 इंटू √3 + 1, विकल्प बी यहाँ पे आंसर आपका सही बन रहा है। अगला देखिए, तेल के कंटेनर 4/5 भाग भरा हुआ था, 6 बोतल निकाला गया, 4 बोतल फिर से डाला गया। देखिए 6 निकाले थे 4 डाले थे, तो दरअसल कितना डाला गया, कितना निकाला गया, इसमें से 2 ही बोतल। फिर 6 बोतल निकाला गया, 4 बोतल फिर से डाल दिया, यानी निकाला कितना गया, 2 बोतल। तो अब यह 3/4 भाग, देखिए पहले कितना भरा हुआ था, पहले 4/5 भरा हुआ था, और अब कितना भाग भरा हुआ है, 3/4। जितना पहले भरा हुआ था और जितना अब भरा हुआ उसमें अंतर कितने बोतल का आया है, सिर्फ 2 बोतल का, तो बराबर में 2 लिख दिए। पहले इतना भाग भरा था, अब इतना भाग भरा है, और इस दोनों में अंतर क्या बना, सिर्फ 2 बोतल। सोल्व करिए, देखिए कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका गुणनफल। अब क्रॉस में गुना करिए, 4 चौके 16, 5 तिया 15, 16 - 15 क्या हो गया, 1 हो गया। जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा, देखिए 5 चौके 20, तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, तो 5 तिया 15, तो 1 ही तो आएगा। डायरेक्ट तरीका क्या है कि इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखिए, क्रॉस में गुना करिए, 4 चौके 16, 5 तिया 15, 16 - 15 1, 1/20 बराबर इधर क्या हो जाएगा, 2। यहाँ से 1 का मान निकालिए, 20 × 4 20 × 2 कितना हो जाएगा, 40, यानी आरंभ में बोतलों का संख्या 40। भिन्न के रूप में एक टोटल को दर्शाता है, तो टोटल जो है कितना बोतल था, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 40। आगे चलिए अगला सवाल, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 पुत्री को दिया। देखिए 1/4 भाग पुत्री को दे दिया है, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया है, ठीक है। उसके बाद बोला है 1/5 भाग, पूरी संपत्ति का 1/5 भाग दान कर दिया। बोला है कि उसने अपनी संपत्ति का कितना हिस्सा दे दिया, इतना दिया पुत्री को, इतना पुत्र को, और इतना दान कर दिया। सबको जोड़ेंगे तो निकल जाएगा ना कितना भाग दान कर दिया है। तो 4 2 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। देखिए 4 पंचे 20 तो 5, 2 × 10 20, तो यहाँ 10 हो जाएगा, और 5 चौके 20 तो 4, 10 5 15 4 19, कितना आया, सबका सम 19। तो 19/20 भाग यह क्या किया है, 19/20 भाग यह आपका दे दिया है। अगर पूछता कि अब भी उसके पास कितना शेष बचा हुआ है, तो हमारा एक आंसर 1/20 होता। कब, जब पूछता कि अब उसके पास कितना शेष बचा हुआ है, तब। पूछा क्या है कि कितना हिस्सा दे दिया,
आंसर हो जाएगा आपका 19/20 भाग। क्लियर। चलिए, तो इस सेट का यह आपका आखिरी क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही। जैसा कि हमने आपको बताया है कि इसका पीडीएफ आपको मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, तो आप जो है इसका पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। जय हिंद।